हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट थर्ड इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आज जाके आप उनको देख सकते हो। तो ये पार्ट थर्ड है, तो इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। लैंड रिसोर्सेज मीनिंग भूमि संसाधन। तो आज लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। तो कहता है कि हम भूमि के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसी पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि आर्थिक जो क्रियाएं करते हैं ऑन लैंड, इस जमीन के ऊपर, एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वे। तो इसको हम अलग अलग रूपों में जो जमीन है उसका प्रयोग करते हैं। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, कहता है कि दस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भूमि है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुदरती रिसोर्सेज है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्सेज है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कहता है कि ये प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल जो वेजिटेशन होगी आपकी, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव आ गए इसमें आपके, जंगली जीव, ह्यूमन लाइफ जो मानवीय जीवन आ गया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो क्रियाएं होगी आपकी, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका परिवहन तथा संचार। विविधता कहता है कि इस भूमि के ऊपर ही आधारित है ये सारी, ठीक है। अगर जमीन है तो ये एक्टिविटी होगी, अगर जमीन नहीं तो एक्टिविटी कैसे हो सकती है। कहते हैं कि हाउ एवर लैंड इज एन एसिड ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर it is important to us the available land for various purpose with carefully planning। हाँ जी, कहता है कि जो परंतु जो भूमि है ना, एक सीमित साधन है, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास अवेलेबल जमीन है, ठीक है, तो जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है का जो हम प्रयोग करते हैं ना अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो उसको सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके के साथ होना चाहिए उसका प्रयोग। जो उसका उपयोग करते हैं ना जमीन का अलग अलग क्रियाओं के लिए, तो वो सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हाँ जी, तो भारत में ना कहता कि अलग अलग प्रकार की जो भूमि की आकृतियां हैं, ठीक है, भूमि की आकृतियां हैं, जिसमें कहता है कि उनके नाम की बात करें तो उसमें पर्वत आ जाते हैं, माउंटेन, प्लेटूज आपके पठार आ गए, प्लेन्स आपके मैदान आ गए, आइलैंड्स आपके जो द्वीप आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो कहता है कि अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। तो 43% इसमें से आपका प्लेन लैंड आ जाती है। विच प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए। माउंटेन्स अकाउंट ऑफ 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल्स। तो पेरेनियल्स वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो पेरेनियल्स क्या होता है? पेरेनियल फ्लो ऑफ सम वर्ड। तो पेरेनियल होता है कि बारहमासी। बारहमासी मीन्स कि जो 12 महीने साल के लगातार बहने वाली नदियां हो गई। हाँ जी, तो कहता है कि जो पर्वत है ना, वो जो पूरे क्षेत्र के 30% जो हिस्से के ऊपर फैले हुए हैं, और वह कुछ बारहमासी नदियां जो 12 महीने बहने वाली जो नदियां हैं को सुनिश्चित करते हैं। तो इन्हीं जो पर्वतीय इलाका है, इन्हीं में से ये नदियां निकल के आगे आती है। जैसे जैसे स्नो पिघलती है तो आगे नदियां बनती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कहता है कि जो टूरिस्ट होते हैं ना, तो उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है, ठीक है। और कहता है कि और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो जो हमारे टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, उनके लिए भी एक अनुकूल जो वातावरण है ना वो प्रोवाइड करती है। तो आगे अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन। तो इसमें 27% हिस्सा आ जाता है वो हमारा प्लेटूस रीजन में आ जाता है, जिनको हम पठारी क्षेत्र बोल देते हैं। इट possesses rich reserve of minerals, fossil fuels and forests। हाँ जी, कहता है कि जो इस क्षेत्र में ना, तो एक तो खनिजों का, फॉसिल फ्यूल्स होता है जीव शाम आपके आ गए, तो कहता है कि और जंगल, ठीक है, वनों का कहता है कि अपार संचय कोश है, इसमें रिजर्व पड़े हैं ये सारे, इसमें रिजर्व है हमारे पास, खनिज है, ईंधन है, ठीक है, और उसके अलावा कहता है कि फॉरेस्ट भी इसमें रिजर्व पड़े हैं। हाँ जी, तो ये हमारी डायग्राम आ गई, ठीक है। तो जो प्लेन एरिया है हमारे पास, ये प्लेन एरिया ब्लू कलर में दिखाया हुआ 43%, तो ये माउंटेन है, तो ये वाला हमारा 30% माउंटेन आ गया। तो ये येलो कलर 27% हमारा प्लेटूस रीजन आ गया। तो लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स मीन्स की जो प्रमुख भूमि आकृतियों के अधीन जो क्षेत्र आ जाता है। हाँ जी, तो आगे आ गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। तो इसका मतलब हो गया कि जो भूमि है उसका उपयोग। तो कहता है कि लैंड रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो कहता है कि जो भूमि संसाधन है ना, तो इनका उपयोग कहता है कि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हाँ जी, तो नंबर 1 पे आ गया हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स की वन है, जो जंगल है उनके लिए। तो नंबर 2 पे आ गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स की वह भूमि जो खेती बाड़ी के अनुकूल नहीं है, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए उपलब्ध नहीं है, मीन्स की अवेलेबल्स होता है, उपलब्ध नहीं है, जो वह जमीन जो खेती बाड़ी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसमें ए पार्ट जो आपका फर्स्ट आ गया, तो वो कहता है कि बैरेन एंड वेस्टलैंड। तो बैरेन होता है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, खेती बाड़ी के अयोग्य भूमि जो हो जाएगी, वेस्टलैंड जिसपे खेती नहीं होती। तो बी आ गया हमारा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो कहता है कि गैर खेती बाड़ी योग्य जो भूमि होती है, जो कई और प्रयोजनों के लिए, कई और कारणों के लिए यूज होती है, जैसे कि इमारतें बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रोड, फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए। तो ये नॉन एग्रीकल्चर भूमि हो जाती है, जिसमें हम बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसपे खेती, दूसरी जिसपे खेती ना होने वाली जमीन है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, तो इसको हम परती भूमि भी कह देते हैं, ठीक है। तो नंबर ए पार्ट आ गया इसमें पहले परमानेंट पॉस्चर्स, तो वो जमीन होती जो पशुओं के लिए, चारे के लिए प्रयोग होती है। एंड ग्रेजिंग लैंड, तो इसको ग्रेजिंग लैंड भी बोलते हैं, जहां पे पशु चरने के लिए जाते हैं, ठीक है। बी आ गया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री। तो मिसलेनियस ट्री का मतलब हो गया कि अनेक जातियों के या अनेक प्रकार के ट्रीज आ जाते हैं इसमें। तो ग्रूव होता है उपवन या बाग, तो ग्रूव्स होता है उपवन जिसको बाग बोल देते हैं। नॉट इंक्लूडिंग इन नेट शोन एरिया, तो ये कहता है कि नेट शोन एरिया में नहीं आते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो सी आ गया हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है कि जहां पे खेती नहीं होती, मीन्स की कृषि योग्य भूमि भी इसको कह सकते हैं हम, मीन्स की वह भूमि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो मीन्स की जो वह भूमि आ जाएगी जो 5 साल से अधिक सालों से खेती नहीं की गई, इस पे 5 साल हो गए इसके ऊपर खेती नहीं की गई होती ना, तो वो हमारी इसमें आ जाती है, कल्चरेबल वेस्टलैंड में आ जाती है। हाँ जी, तो फैलो लैंड्स नंबर 4 है। फैलो लैंड्स कौन सी होती है, इसको परती भूमि बोल देते हैं। तो कहता है कि करंट फैलो, तो वर्तमान जो हमारी है ना फैलो लैंड है, कहता है कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मीन्स कि यहाँ पर जो कहता है कि जो खेती बाड़ी है 1 साल या उससे कम समय में खेती ना की गई, ठीक है, 1 साल हो गया या उससे कम समय हो गया, तो यहाँ पे खेती नहीं की गई है। तो बी आपका ऑप्शन आ गया, कहता है कि अदर देन करंट फैलो,
तो कहता है कि वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य भूमि होती है, या जिसको कहते हैं जो पुरानी वाली जो भूमि होती है, ठीक है, कहता है कि वन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। मीन्स कहता है कि यहाँ पे 1 से 5 साल जो हो गए हैं तो खेती ना की गई हो, 1 से 5 साल के बीच में खेती ना करी गई हो, यहाँ पे ना होती हो खेती, तो वो जो हिस्सा है इसमें आ जाता है कि इसको कहते हैं कि जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जो प्रतिभूमि के अलावा जो अन्य भूमि आ जाती है और भूमि आ जाती है, या जिसको हम पुरातन जी परती बोल देते हैं, पुराने वाली परती जमीन बोल देते हैं, तो कहता है कि वहां पे 1 से 5 जो सालों के बीच में खेती ना की गई हो, तो वो इसमें आती है। हाँ जी, तो नेट शोन एरिया, तो नेट शोन एरिया कौन सा होता है, तो इसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी बोल देते हैं हिंदी में। तो कहता है कि एरिया शोन मोर देन once in a एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो कहता है कि मीन्स कि एक खेतीबाड़ी साल में एक से अधिक बार, एक खेतीबाड़ी साल में एक से अधिक बार जो बोया गया क्षेत्र होता है, और इसके अलावा जो बिजाई वाला क्षेत्र होता है ना, उसको कुल फसल के क्षेत्र से जाना जाता है। मीन्स कि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र आ गया एक तो इसमें, और उसमें प्लस कर देते हैं नेट शोन एरिया, तो उनको प्लस करने से ये क्या बन जाता है, हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मीन्स कि भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप। तो कहता है आगे, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टपोग्राफी होता है, हमारा टपोग्राफी होता है भौगोलिक स्थिति कहाँ कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट जलवायु हो गया, सॉयल टाइप्स होगी, मिट्टी की टाइप्स होगी, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, जिसमें ह्यूमन फैक्टर भी आ जाते हैं, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाता है, जनसंख्या घनत्व आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आ जाता है, एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा, तो ये सारे इसी में आ जाते हैं। कहता है कि भूमि जो उपयोग की निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं या तत्व होते हैं, तो उसमें पहले आपका भौतिक कारक आ जाते हैं, टोपोग्राफी को भौतिक कारक बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें भूमिकृति बोल सकते हैं टोपोग्राफी को। फैक्टर जो आते हैं उसमें पहला भूमिकृति होता है कि किस तरह की भौगोलिक स्थिति है वहाँ की, उसमें जलवायु आ जाता है आपका, ठीक है, उसके अलावा जो मिट्टी की टाइप्स आ जाती हैं, तो एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी में से जो मानवीय जो क्रियाएं हैं, जो मानवीय कारक है, तो उसमें जैसे जनसंख्या घनत्व कितना है उस एरिया का, तो उसके अलावा प्रायोगिक जो क्षमता है वहाँ की, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी किस तरह की है वहाँ पे, जैसे अब डेवलप्ड एरिया होता है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप है, वहाँ पे ट्रैक्टर मशीन्स वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे पुराने तरीके से खेती की जाती है, तो वहाँ पे पुराने जो बैल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट होता है। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा, मीन संस्कृति और परंपराएं जो इत्यादि भी इसमें कहता है कि शामिल होती है। तो आगे हमारा क्या, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो हमारे टोटल जो कहता है कि जो भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, तो 32.8 लाख, मिलियंस में लाख में कन्वर्ट करेंगे तो लाखों में, तो इसको 32.8 लाख बन जाएंगे स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का कहता है। तो लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast जो स्टेट है, northeast states except Assam has not been done fully। हाँ जी, कहता है कि जो परंतु कहता है कि 93% जो प्रतिशत भाग में ही जो भूमि है ना, उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, तो भूमि का प्रयोग होता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है, उनके आंकड़े जो प्राप्त है वो 93% हिस्से के ही प्राप्त होते हैं।
तो कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें से अकेले असम को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ असम को छोड़ के कहता अन्य जो प्रांत हैं ना कि सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो दूसरी जो प्रांत हैं, दूसरी जो स्टेट्स हैं, उनके बारे में जो जानकारी जो उपलब्ध नहीं होती है, आंकड़े उनके नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी, कहता है मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। तो कहता है कि इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अधीन एरिया आ जाता है, ऑक्यूपाइड होता है, उन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा कर रखा है। कुछ जमीन के ऊपर पाकिस्तान ने, कुछ जमीन के ऊपर चाइना ने जम्मू कश्मीर की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो कहता है कि इस भूमि का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे एक्टिविटी आ गई, कहते हैं ट्राई टू डू ए कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट। तो कहता है दो पाई चार्ट के बीच में अपने कंपेयर करना है, जो फिगर 1.4 पे है। तो गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट शोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज्ड फ्रॉम 1916 to 61 to 2008 to 9 वेरी मार्जिनली। तो कहता है कि 1960 और 61 के बीच में और 2008 और 9 के बीच में जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र, और कहता है कि जो जंगलों के अंतर्गत जो भूमि आ जाती है में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आए हैं। तो इनमें बहुत सीमित परिवर्तन आए, तो वो क्यों आए हैं। तो कंपैरिजन करना है अपने 1.4 फिगर्स को। हाँ जी, तो ये चार्ट में कंपैरिजन बताया, ये पाई चार्ट में जनरल लैंड यूज कैटेगरी ये 1960 और 61 का है, तो ये है हमारा 2008-9 का है। तो कंपैरिजन करते हैं। पहले कहता है कि फॉरेस्ट के अंडर, तो ये हमारा फॉरेस्ट के अंडर एरिया आ गया ये वाला, ठीक है। तो वो इसमें 18.11% था, तो जो आगे जाके हमारा 2008-9 में बढ़ गया है 22.78 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा बैरेन एंड अनकल्टिवेट वेस्ट लैंड होती, बंजर भूमि वाला जो इलाका था जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, तो वो हमारा एरिया 12.01% था, तो यहाँ पे ये कम हो गया, तो ये अच्छी बात है, 8.61 हो गया। तो उसके बाद बोलता है एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो जो नॉन एग्रीकल्चर यूज किया था, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती और काम किए जाते हैं, तो वो हमारा 4.95% था, ठीक है। तो 4.9% था, तो वो बढ़ गया है अब 5.57% हो गया है। तो आगे हमारा आ गया परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे पशु चरने के लिए जो जगह होती है, ठीक है, तो वो हमारी थी 4.71% थी, तो वो कम हो गया है, ठीक है। तो वो 3.38% रह गया है। तो उसके बाद हमारा आ गया एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। तो मिसलेनियस होता है आपके जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के जो ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, और ग्रूव्स हो गए आपके बाग वगैरह होते हैं। तो इसके जो अधीन भूमि थी वो 1.50% थी, तो यहाँ पे हमारी हो गई 1.50% है, तो वहाँ 1.11% आई, मीन्स कि इसमें भी कमी आ गई आपकी। तो उसके बाद हमारा आ गया कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे खेती नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा था 6.23% था, तो 6.23%, यहाँ पे 4.17% था, 17% हो गया। आगे हमारा आ गया है फैलो अदर देन करंट फैलो, तो प्रति भूमि, और जो करंट फैलो है वो इसमें आ जाती है, प्रेजेंट जो फैलो जमीन है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3.50% आ गया, तो यहाँ पे 3.37 आ गया। तो आगे हमारा आ गया करंट फैलो लैंड जो हमारी है, तो जो करंट फैलो लैंड जो हमारी है, तो वो हमारी आ गई 3.73% आ गई, तो यहाँ पे जो 4.76% आ गई। तो नेट शोन एरिया, तो ये हमारा नेट शोन एरिया आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेट शोन जो एरिया है वो आ गया है, जहाँ पे हम खेती करते हैं। तो यहाँ पे हम करते थे 45.26% हिस्से पे करते थे, अब ये बढ़ गया है, अब 46.24% हो गया है। हाँ जी, तो सोर्स डायरेक्टरेट ऑफ द इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक होता है आपके आंकड़े, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
की तरफ से ये डाटा लिया गया है 2008-9 का। हाँ जी, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड, मीन्स कि जो परमानेंट पास्चर के अधीन जो जमीन आती थी ना, वो भी बोलता है कि कम हो गई है। हाउ आर वी एबल टू फीड और यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। कहता है कि इतनी बड़ी जो पशुओं की संख्या है हमारे पास, तो उनके लिए जो चारा उपलब्ध कराने में हम कैसे सक्षम होंगे। तो इतनी बड़ी जो पशु है उनको चारा जहाँ पे वो चारा प्राप्त करते थे, वो जगह तो कम हो गई है, तो उनको चारा कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे हम। और कहता है कि और इसके क्या परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणाम, तो कहता है कि इसके क्या परिणाम होंगे। Most of the other than the current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। तो कहता है कि जो वर्तमान जो परती भूमि के अतिरिक्त जो दूसरी परती भूमि आ जाती है ना, ठीक है, तो वो अनुपजाऊ है, तो वहां से ज्यादा पैदावार नहीं होती। और कहता है कि इन पर जो फसलें उगाने के लिए जो खेती बाड़ी जो लागत है ना, तो बहुत ज्यादा आती है, जो कॉस्ट होती है ना इस फसल बोने के लिए, तो बहुत ज्यादा हाई है। तो हैंस दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, and if these are included in the net shown areas, then the percentage of NCA in the India comes to 54%, about 54% of the total reporting areas। हाँ जी, कहता है कि अंत जो इस भूमि में ना 2 या 3 सालों में एक या 2 बार फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। तो इनको जो 1 या 2 सालों में 1 या 2 बार ही फसल उगाई जा सकती है यहाँ पे। और कहता है कि यदि इसको हम अगर ये जो भूमि है इसको हम नेट शोन एरिया में शामिल कर लिया जाए, तो ये भूमि को भी हम नेट शोन एरिया में शामिल कर लें, तो कहता है कि तब भी जो भारत की जो कुल सूची क्षेत्रफल में सिर्फ 54% ही इसका हिस्सा बनेगा, हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो वो कहता है कि अगर इसको भी शामिल कर लेना पूरी जो खेती बाड़ी के जो होती है हिस्से पे, तो 54% ही बनता है टोटल भारत का एरिया का जिसपे खेती बाड़ी होती है। हाँ जी, आगे है हमारा द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरीज जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो कहता है कि जो बात कर ले कि नेट शोन एरिया की, तो कहता है कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कहता है कि पंजाब और हरियाणा में 80% जो भूमि है जो इसके अधीन आ जाती है पर खेती की जाती है, ठीक है। तो कहता है कि अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, परंतु अरुणाचल प्रदेश आ गया, मिजोरम, मणिपुर जो है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहता है कि सिर्फ 10% जो हिस्सा है उसके ऊपर ही खेती की जाती है। हाँ जी, कहता है कि फाइंड आउट रीजन फॉर द प्रपोर्शंस होता है कि अनुपात ऑफ नेट शोन एरिया इन दीज स्टेट्स। तो कहता है कि इन राज्यों में जो नेट शोन एरिया जो बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए उत्तरदायी जो कारण है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कारण है, ठीक है, उनको आपने ज्ञात करना है, उनके बारे में पता कीजिए। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% of geological area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। हाँ जी, कहता है कि जो हमारे जो देश की ना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, 1952 के मुताबिक, ठीक है, उसके द्वारा जो निर्धारित जो जंगलों के अधीन जो क्षेत्र है ना, वो 33% होना चाहिए, ठीक है। 33% भौगोलिक क्षेत्र जो जंगलों के अधीन होना चाहिए। तो कहता है कि इसकी तुलना में
वन के जो अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो बहुत ज़्यादा कम है, काफ़ी कम आ जाता है। कहता है इट वॉज कंसिडर में होता है माना जाता है एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ जी, वो कहता है कि इसको जो वातावरण के संतुलित संभाल के लिए जरूरी माना जाता था। तो वातावरण के संतुलित संभाल के लिए इसको जरूरी माना जाता था। द लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव्ड ऑन द फ्रिंजेस, फ्रिंजेस होता है किनारा, ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। हाँ जी, वो कहता है कि वन क्षेत्र के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं ना, लाखों लोग हैं, ठीक है, तो उनकी आजीविका, ठीक है, उनकी रोजी रोटी इन पर निर्भर करती है, जंगलों के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जंगलों से प्रोडक्ट ला के वो बेचते हैं, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं, तो उनकी जो रोजी रोटी इनके ऊपर डिपेंड करती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। हाँ जी, कहता है कि भूमि उपयोग का एक जो भाग है वो बंजर भूमि है। कहता है कि दूसरा जो गैर कृषि, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, प्रयोजन में लाई गई भूमि कहलाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी, तो कहता है कि वेस्ट लैंड इंक्लूडेड, वेस्ट लैंड में शामिल होती है रॉकी जो चट्टानी एरिया आ जाता है, अरिड जो बंजर होगी आपकी, एंड डेजर्ट होता है रेगिस्तान एरिया, एंड द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर, तो जिसमें दूसरे नॉन एग्रीकल्चर एरिया आ जाते हैं। यूज्ड इंक्लूडिंग सेटलमेंट, जो सेटलमेंट के लिए, बस्तियों के स्थापित के लिए आ जाता है। रोड के, रेलवेज एंड इंडस्ट्री स्थापित होती है, वो एरिया आ जाता है इसमें। तो कंटिन्यूज यूज ऑफ लैंड over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradations। हाँ जी, कहता है कि जो लंबे समय तक ना लगातार जो भूमि संरक्षण और प्रबंधन, ठीक है, तो भूमि संरक्षण, इसका बचाव, ठीक है, तो प्रतिबंधन इनका, तो कहता है कि अवहेलना करते हुए, ठीक है, उसको मान नहीं रहे हम, ठीक है, एक लगातार जो भूमि का उपयोग करने के कारण, जो कहता है कि जो भूमि संसाधन है ना, उनमें निम्नीकरण हो रहा है। तो हम लगातार लंबे पीरियड से जो हमारे जो साधन है, ठीक है, उनका यूज करते जा रहे हैं, भूमि साधनों का, ठीक है, और इसकी संरक्षण के बारे में, ठीक है, इसको किस तरह बचाव करना है, इन बातों के ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो संसाधन है ना, भूमि संसाधन, उनमें निम्नीकरण हो रहा है, मीन्स कि उनमें गिरावट आ रही है। हाँ जी, दिस इज टर्न हैज सीरियस रिपरकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। तो रिपरकॉशन होता है नतीजे या कारण बोल सकते हो आप इसको। कहता है कि इसके कारण समाज और जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट पर गंभीर जो आपदा आ सकती है, ठीक है, संकट आ सकता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स होता है उपायक कार्रवाई जिसको बोल सकते हैं। कहता है कि जो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसको किस तरह बचा सकते हैं, इसके उपाय। वी हैव स्टार्टेड आवर लैंड विद द पास्ट generations and will have to do so with the future generation too। भूमि एक ऐसा संसाधन है तो जिसका कहता है उपयोग जो हमारे पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं, तथा कहता है जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसी भूमि का प्रयोग करेगी। 95% ऑफ और बेसिक नीड्स, फूड हो गया, शेल्टर एंड क्लोथिंग, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। ऑब्टेन होता है प्राप्त होनी। तो कहता है कि जो हम भोजन, जो हमारा मकान है, कपड़े हैं, कि अपनी जो मूल जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं ना, उनका जो 95% जो हिस्सा है ना वो हम भूमि से प्राप्त करते हैं।
हाँ जी, ह्यूमन एक्टिविटीज हैज नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड होता है गड़बड़ाना, द पेस ऑफ नेचर फोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड। हाँ जी, कहता है कि जो मानव की जो गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियों के कारण ना केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है, और कहता है कि बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक है ना, ठीक है, तो उनको क्या मिल रहा है, ताकत मिल रही है उनको, जो भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं ना, तो उनको क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है। हाँ जी, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियंस हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेशन लैंड इन इंडिया। तो 130 मिलियंस हो जाएगी हमारी 13 करोड़, ठीक है। तो कहता है कि इस समय में भारत में लगभग 13 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 28% of its belong to the category of forest degradation area. तो 56% of its water arided area and the rest is affected by saline or and alkaline deposits। हाँ जी, तो वो कहता है कि इनमें से जो 28% जो हिस्सा है ना, तो वो जो जंगलों के निम्नीकरण के अधीन आ जाता है, और जो 56% जो हिस्सा है तो जल अपर्दन, जिसको भूखोर बोल देते हैं, ठीक है, उसके अधीन आ जाता है। तो जो बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है ना, तो लवणीय और खारे है, जो नमकीन एरिया आ जाता है, जहाँ पे नमक के कारण वो जमीन बंजर हो जाती है, ठीक है, तो वो हिस्सा आ जाता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ए डिफोर्टेशंस, तो इसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी है। डिफोर्टेशंस हो गया, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो कहता है इसके अलावा जो मानवीय क्रियाएं हैं, जैसे दरख्तों की कटाई करना, ठीक है, जंगल खत्म कर रहे हैं, पशु ज्यादा चर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो खनन के काम हो रहे हैं, माइनिंग वगैरह एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। तो ये सभी कहता है कारण बन रहे हैं किसके, लैंड डिग्रेडेशन के मुख्य कारण बन रहे हैं ये सारे। हाँ जी, तो इंडिया वेस्ट लैंड इन 2000 के मुताबिक ये पाई चार्ट दिया हुआ है। तो वाटर अरोडेड एरिया जो है, वाटर अरोडेड एरिया वो होता है कि पानी अपने साथ जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जो उपजाऊ होता है अपने साथ बहा के ले जाता है, उपजाऊ मिट्टी, तो वाटर अरोडेड एरिया बोल देते हैं उसको। तो 56% है। तो फॉरेस्ट रीजन एरिया जो फॉरेस्ट के अधीन आ जाता है, तो 28% आए, हमारा ये वाला हिस्सा आ गया। तो सेलाइन, इसके बाद हमारा आ जाता है सेलाइन और अक्लाइन, तो नमकीन वाला हिस्सा आ जाता है, जहाँ पे नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जहाँ पे फसल नहीं होती, तो वो 6% आ गया। तो उसके बाद विंड अरोडेड एरिया वो आ जाता है, जहाँ हवा अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है ऊपर वाली, तो वो अनउपजाऊ जमीन बन जाती, तो वो 10% इसके अधीन आ जाता है। माइनिंग साइट्स आर अबैंडेंड आफ्टर एक्सवेशन, एक्सवेशन होता है खुदाई, वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसिस ऑफ ओवर बर्निंग। तो कहता है कि खनन के उपरांत, मीन्स की माइनिंग के बाद जो खदानें होती हैं ना, खदानों वाला जो सारा स्थान होता है, उनको कहता है कि गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। तो वैसे खुदाई करके उसको गहरी खाइयां बन जाती है, तो वैसे ही खुला छोड़ देते हैं। हाँ जी, कहता है कि इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफोर्टेशंस ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज स्वेयर लैंड डिग्रेडेशन। तो कहता है कि इन स्टेट में जैसे झारखंड होगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा होगी, तो डिफोर्टेशंस के कारण कहता है कि जो जमीन में भारी गिरावट आई है इन माइनिंग के कारण, ठीक है, माइनिंग के कारण
इन स्टेट में जमीन में भारी गिरावट आई है। तो इन स्टेट्स लाइक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये दूसरी स्टेट आ जाती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आ गया। तो यहाँ पे ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा पशु चर जाते हैं इस एरिया में, तो मेन कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो इन स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा की बात कर लें, ठीक है, इनमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीजिंग इन सैलिनिटी। तो सैलिनिटी होता है खारापन जो आ जाता है, एंड एक्लानिटी इन द सॉयल। हाँ जी, कहता है कि जो पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं ना, तो इनमें कहता है कि पानी की किल्लत के कारण जो जमीन की जो कमी होती है ना, उसको पूरा करने के लिए पानी की किल्लत है, पानी की कमी होने के कारण जो जमीन की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जो ज़्यादा सिंचाई की जाती है ना, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो मिट्टी में नमकीनी और खारापन की जो मात्रा बढ़ रही है, तो जो ये इसके जो जमीन है पंजाब और हरियाणा की, इसलिए वो निम्नीकरण हो रहा है उनका। हाँ जी, द मिनरल्स प्रोसेस लाइक ए ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो ग्राइंडिंग होता है पीसना लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेटेड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो जब कहता है कि पिसाई करते हैं ना लाइमस्टोन की, ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन उद्योग में जो होती है उसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो सेलगड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में कहता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें धूल कण जो है मिक्स हो रहे हैं। तो इस खनन प्रक्रिया के कारण भी जो निम्नीकरण हो रहा है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ infiltrations of water into the soil after it settles down on the land। हाँ जी, कहता है कि जब इनकी परत ना भूमि पर जम जाती है, मिट्टी के ऊपर जम जाती है, तो कहता है कि जो मिट्टी है वो उसकी जल सोखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मीन्स कि वो जल नहीं सोख पाती, ऊपर एक लेयर बना देती है, तो फिर ऊपर से जो पानी होता है जमीन तक पहुंच नहीं पाता। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है प्रवाह, एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैज बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ जी, कहता है कि जो पिछले कुछ सालों से ना देश के अलग अलग भागों में जो औद्योगिक जल निकास के साथ जो बाहर आने वाले जो फालतू पदार्थ होते हैं ना, तो वह भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बने हुए हैं। हाँ जी, देयर आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो कहता है कि भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है, तो इसको सुलझाने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो पहले आ गया हमारा एफॉरेस्टेशंस। हाँ जी, एफॉरेस्टेशंस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। हाँ जी, कहता है कि जो वन रोपण मीन्स कि वृक्षों का लगाना और चारा गाहों का उचित प्रबंधन हमें कुछ हद तक कहता है कि मदद कर सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशंस ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग टॉर्नी bushes are some of the methods to check land degradation in arid area। हाँ जी, तो प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट होता है कि हवा के बहाव को कम करने के लिए एक ट्री की रो उगा दी जाती है बीच में, ठीक है, कि हवा जो तेजी से आती है वो कम तेज हो जाए वहाँ पे, और उसका जो बहाव है जो उसकी फोर्स है वो कम हो जाए, तो इसके साथ मिट्टी अपने साथ ना बहा के ले जाए। उसके बाद आ गया कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, मीन्स कि ज़्यादा पशु चरण ना हो, ठीक है, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। और जो रेतले टीले होते हैं ना,
सैंड ड्यून होता है कि जो रेत होती है ना, एक जगह पे जो हवा होती है रेत यहाँ से उठा के कहीं दूर जाके एक रेत का पहाड़ सा बना देती है ऊंचा सा, तो उसको सैंड ड्यून्स बोल देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, उसके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ लगा के उसको स्थिर बनाना चाहिए, तो उसको वहीं पे स्थिर बने रहें कि हवा उसको वहां से उड़ा के ना ले जाए, कहीं दूर ना लेके जाए। तो इसके ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दें ताकि हवा की फोर्स को वो कम कर दें। हाँ जी, तो कहता है कि इस प्रकार की जो क्रियाएं हम करके, ठीक है, भूमि कटाव को रोक सकते हैं, तो उसकी रोकथाम की जा सकती है। हाँ जी, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। हाँ जी, कहता है कि जो बंजर भूमि के उचित प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, जो माइनिंग प्रक्रिया है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और कहता है कि औद्योगिक जो जल होता है ना, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आता है उनका, तो उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, पानी को दोबारा से शुद्ध करके उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उसके अलावा कहता है कि ऐसी सारी प्रक्रिया करके ना, तो हम कहता है कि जो भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण को कहता है कि कम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करने हैं। हाँ जी, तो लैंड रिसोर्सिस एंड लैंड यूज पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कवर करेंगे अब। तो कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, तो कौन कौन से जो फैक्टर है असर डालते हैं लैंड यूज पैटर्न के ऊपर। तो फिजिकल फैक्टर हो गया हमारा, टोपोग्राफी होता है हमारा, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक कारण हो जाते हैं। तो क्लाइमेट, जलवायु, और सॉइल टाइप, मिट्टी की किस्में, तो ये फैक्टर इसके ऊपर असर डालते हैं। ये फिजिकल फैक्टर हैं। तो ह्यूमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी आ गया कि जनसंख्या घनत्व हो गया, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज आ गया कि किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रयोग होती है। ठीक है, तो कल्चर एंड ट्रेडिशन भी इसके ऊपर हमारा असर डालते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज। तो परमानेंट पास्चर मीन की चारागाह जो है उसके अधीन आने वाली जो जमीन है वो कम हो रही है। तो फॉरेस्ट एरिया इज फार लोअर देन 33% ऑफ जियोलॉजिकल एरिया। तो 33% जो हमारा एरिया जो चाहिए फॉरेस्ट के अधीन, तो उससे बहुत कम है। तो लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स मीन्स की लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स, तो कहता है ये रिसोर्सेज बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके पीछे कौन कौन से डिग्रेडेशन के कारण आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला डिफोर्टेशन आ गया हमारा, जंगलों की कटाई हो रही है। ओवर ग्रेजिंग आ गया, ज्यादा पशुचरण हो रहा है। तो माइनिंग एंड क्यूरिंग, माइनिंग मीन्स की खदानें खोदते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें से मिनरल्स निकालिए, उसी तरह खदानों को छोड़ के चले जाते हैं और डीप जो खड्डे होती हैं वहां पे वैसे ही रह जाती है। तो ये भी इसका एक कारण है। हाँ जी, इसके अलावा ओवर इरिगेशन हो गया, जैसे पंजाब वाले इलाके की बात की थी कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई, ज़्यादा इरिगेशन करने से वहाँ पे ज़मीनें नमकीनपन आ जाता है, जिसके कारण ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है। तो डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट आता है ना, अच्छे से उसको डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। आगे आ गया कंजर्वेशन मेजर्स, तो इसको किस तरह बचाया जा सकता है, संरक्षित किया जाता है, उपाय उसके। तो पहले एफोर्टेशंस कि हमें जंगल लगाने चाहिए, ट्रीज उगाने चाहिए। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, तो ज़्यादा पशु चरने को रोकना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, उसके ऊपर क्या कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह उगा के कि सैंड ड्यून एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए हवा के कारण। तो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, तो वेस्ट लैंड को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, तो माइनिंग एक्टिविटी के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए और डिस्पोजल होना चाहिए, मीन की जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रीयूज करके पानी को दोबारा से यूज में लाना चाहिए। हाँ जी, तो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखते हैं बैड लैंड। तो बैड लैंड कौन सी होती है, इट इज लैंड विच इज अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन,
तो ये वह जमीन होती है जो सूटेबल नहीं होती खेती के लिए, कहते हैं कि अनुपयुक्त होती है। तो मेनली सॉयल रीजन कन्वर्ट ए फर्टाइल लैंड इनटू अ बैड लैंड। तो सॉयल रीजन के कारण मीन्स कि भूमि के कटाव के कारण, जैसे हवा अपने साथ मिट्टी को बहा के ले गई, पानी अपने साथ ऊपर वाली जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा के ले गया। तो कहता है कि इसी परिवर्तन के कारण ये बैड लैंड में बदल जाती है, उपजाऊ जमीन बैड लैंड में बदल जाती है। हाँ जी, फैलो लैंड, इट इज एन कल्टीवेबल लैंड होती है, मीन्स कि इसके ऊपर हम खेती कर सकते हैं, खेती योग भूमि होती है। विच इज अनक्रोप्ड और पर्टिकुलरली क्रोप्ड फॉर वन और मोर सीजन सो दैट इट कैन रीगेन इट्स फर्टिलिटी। हाँ जी, तो कहता है कि जो एक या अधिक मौसम के लिए कहता है कि अनिश्चित रूप में काट दी जाती है ताकि ये जो अपनी उर्वरकता प्राप्त कर ले, मीन्स कि अपनी फर्टिलिटी को प्राप्त कर ले। उसके बाद हमारा आ गया लैंड डिग्रेशन। तो लैंड डिग्रेशन होती है, हाँ जी, तो लैंड डिग्रेशन क्या होता है? रेंडरिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड डिग्रेशन ऑफ लैंड। कहता है कि भूमि को खेती के लिए अनुचित घोषित करना ही लैंड डिग्रेशन होती है। तो आगे हमारा आ गया कल्टीएबल लैंड। ठीक है, तो ये कौन सी जमीन होती है? दिस लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। तो ये वो जमीन होती है जो कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। हाँ जी, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।